स्पेस अंतहीन, रहस्यमयी और अनंत सीमाओं की खामोशियों से भरा हुआ। लेकिन इस अनंत विस्तार में हमारे ब्रह्मांड में कुछ जगहें ऐसी हैं जो काफी ज्यादा डरावनी और अजीब हैं। और आज हम सफर करने वाले हैं यूनिवर्स की एक ऐसी ही सबसे खौफनाक और रहस्यमयी अनोमली में, द बूट्स वॉइड में। एक ऐसा रहस्यमयी खाली इलाका जहां कुछ भी नहीं है सिवाय एक डरावने अंतहीन अंधकार के। इस जगह ने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। ये सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, ये कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है। और जितना हम इसकी गहराई में जाएंगे उतना ही ये और भी डरावना होता चला जाता है। तो सबसे पहला सवाल, क्या इस वॉइड में कुछ है या फिर यहाँ कुछ भी नहीं है? सन 1981 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसी खोज की जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला कर रख दिया था। बूट्स कॉन्स्टेलेशन के बीच में एक बहुत बड़ा वॉइड पाया गया जो इतना बड़ा और खाली है कि ये लगभग हर लॉजिक को डिफाई करता चला गया। और ज्यादा स्टडीज करने पर इसका आकार 330 मिलियन लाइट ईयर्स निकलकर सामने आया। इनसेन, इतना बड़ा आकार और इसमें गैलेक्सीज सिर्फ गिनती की। इसे बूट्स वॉइड कहा गया और ये हमारे यूनिवर्स की सबसे बड़ी और डरावनी मिस्ट्रीज में से एक बन गया। इसकी खोज तब हुई जब 1981 के शुरुआती दशक में वैज्ञानिक गैलेक्सीज की मूवमेंट्स को स्टडी कर रहे थे और देख रहे थे कि आखिर हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कैसे हो रहा है। तभी उनके डेटा में एक ऐसा रीजन दिखाई दिया जो बिल्कुल डार्क था, जहां गैलेक्सीज न के बराबर थीं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का फैलाव 1 लाख लाइट ईयर है, लेकिन जिस डार्क वॉइड को वैज्ञानिकों ने देखा था वो 330 मिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ था। बूट्स वॉइड तुरंत ही सुपर वॉइड कहे जाने वाले सबसे बड़े कॉस्मिक वॉइड्स में से एक बन गया। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात ये थी कि इस खालीपन का साइज इतना बड़ा था कि इस एरिया में आराम से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों गैलेक्सीज समा सकती थी। और ऐसा होना ही चाहिए था, लेकिन वहां सिर्फ 60 गैलेक्सीज ही पाई गईं। 60 गैलेक्सीज एक विशाल खाली जगह में फैली हुई। इसने वैज्ञानिकों के दिमाग को हिलाकर रख दिया था। यहाँ तक कि यूनिवर्स के सबसे डेंस हिस्सों में भी इतना बड़ा खाली स्पेस मिलना रेयर है। तो ऐसा क्यों है कि इस यूनिवर्स के इतने बड़े हिस्से में लगभग कुछ भी नहीं है? तो स्पेस में वॉइड्स असल में होते क्या हैं? सामान्य तौर पर हम स्पेस में देखें तो वॉइड्स पूरी तरह से खाली नहीं होते। ये रीजन्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इस यूनिवर्स में ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो चीजों को खींचती है। समय के साथ गैलेक्सीज हाई ग्रेविटी एरियाज की तरफ खींचती चली जाती हैं और वहां जाकर एक डेंस क्लस्टर बना लेती हैं। लेकिन उन डेंस क्लस्टर्स के बीच में कुछ ऐसे पॉकेट्स बन जाते हैं जहां मैटर कम रह जाता है, या फिर जो मैटर रह जाता है वो उस मैसिव क्लस्टर की तरफ ही खिंचता चला जाता है और पीछे सिर्फ खाली जगह रह जाती है। बूट्स वॉइड भी ऐसा ही एक वॉइड है जो इस ग्रेविटेशनल डांस की वजह से बना है। लेकिन बूट्स वॉइड सिर्फ एक लो डेंसिटी जोन नहीं है, ये एक कॉस्मिक पजल है। ब्रह्मांड में पाई गई ये अनोमली इतनी बड़ी है कि ये गैलेक्सी फॉर्मेशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी चैलेंज करती है। जैसे जैसे हम इसे और एक्सप्लेन करते हैं ये और भी अजीब बिहेव करती है। एस्ट्रोनॉमर्स अब तक इस बात पर शक करने लगे हैं कि डार्क एनर्जी, जो एक ऐसी मिस्टीरियस फोर्स है जो हमारे यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रही है, कहीं वो इस वॉइड में तो काम नहीं कर रही। डार्क एनर्जी को ग्रेविटी के विपरीत बताया जाता है, एक ऐसी फोर्स जो मैटर को खींचने की बजाय दूर फेंकती है। शायद इसी वजह से इस रीजन में गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भागती दिखाई देती हैं। इस वजह से ये रीजन लगभग खाली हो चुका है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बूट्स वॉइड सिर्फ एक खाली जगह नहीं हो सकती, ये एक बढ़ता हुआ खालीपन है जो धीरे धीरे यूनिवर्स के फैब्रिक को खा रहा है। बूट्स वॉइड का इतना अजीब होना सिर्फ उसके आकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक सवाल उठाता है कि यूनिवर्स में हमारी समझ से परे क्या कुछ हो सकता है, इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। क्या ये कोई दूसरे डायमेंशन तक जाने का रास्ता हो सकता है, या फिर एक कॉस्मिक ग्रेवयार्ड,
जहां गैलेक्सीज अपना दम तोड़ देती हैं, और या फिर ये इन सब से कहीं ज्यादा डरावना है, एक ऐसी जगह जहां यूनिवर्स भी पहुंचने में सफल नहीं हो पाया। कई बार वैज्ञानिक ये स्पेकुलेट करते हैं कि बूट्स वॉइड इतना बड़ा है कि ये जरूर 2 या 3 बड़े वॉइड्स के मर्ज होने से बना होगा। ये प्रोसेस पिछले बिलियंस ऑफ ईयर से चल रही होगी, जिसने गैलेक्सीज को किनारे कर एक ऐसे खाली वॉइड का निर्माण कर दिया जहां सिर्फ खालीपन ही फंसा रह गया। शायद हो सकता है कि इन वॉइड्स के मर्ज होने से एक ऐसा रीजन क्रिएट हुआ हो जहां भौतिकी यानी कि फिजिक्स के नियम एकदम अलग हों। क्या पता वहां स्पेस और टाइम कुछ इस तरह से इंटरैक्ट करते हों जिसे हम अभी तक इमेजिन भी नहीं कर पाए हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये इलाके हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती समय से हैं, जहां कुछ ऐसी ताकतें हो सकती हैं जो इस रीजन में गैलेक्सीज को हमारे आज के ब्रह्मांड के मुकाबले एकदम अलग तरह से शेप कर रही हैं। सोचिए, अगर आप इस वॉइड के अंदर से गुजर रहे हो, स्पेस का एक ऐसा इलाका जहां आपको गाइड करने के लिए ना तो कोई तारा है, ना कोई ग्रह जहां आप रुक सको, आराम कर सको, जिसे आप अपना घर कह सको, सिर्फ अंधकार और खामोशी का एक अंतहीन समुद्र। इसके अलावा भी इस वॉइड के बारे में कुछ ऐसा है जो आपको बेचैन कर सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बूट्स वॉइड दूसरे ब्रह्मांड में जाने का जरिया हो सकता है। क्या ये वॉइड्स वो जगह हो सकती है जहां हमारे यूनिवर्स के किनारे किसी दूसरी रियलिटी से टकराते हैं? हालांकि ये सिर्फ एक स्पेकुलेटिव थियरी है, लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बहुत डरावने हो सकते हैं। हालांकि साइंटिफिक कम्युनिटी में बूट्स वॉइड की मिस्ट्री को लेकर बहुत सी थियरीज और एक्सप्लेनेशंस मौजूद हैं, और यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। बूट्स वॉइड की स्टडी से वैज्ञानिकों को डार्क एनर्जी और इसके यूनिवर्स पर पड़ने वाले असर के बारे में ज्यादा समझ मिल रही है। ऐसे वॉइड्स ये बताते हैं कि गैलेक्सीज कितनी तेजी से इस यूनिवर्स में एक दूसरे से दूर जा रही हैं। बूट्स वॉइड खासतौर पर इस मिस्टीरियस यूनिवर्स को समझने में मदद कर रहा है जो स्पेस के एक्सपेंशन को डोमिनेट कर रही है, एक ऐसी फोर्स जो शायद एक दिन यूनिवर्स के फ्यूचर को एक्सप्लेन कर सके। शायद हमें इस बात का जवाब मिल सकता है कि भविष्य में यूनिवर्स का क्या होगा। क्या ये इतना एक्सपैंड हो जाएगा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि हमारे रात का आसमान स्याह अंधकार की अनंतता में खो जाएगा? क्या एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और बूट्स वॉइड जैसी दानवीय खाली जगहों के अलावा कुछ और नहीं बचेगा? बूट्स वॉइड हमें याद दिलाता है कि इस यूनिवर्स के बारे में हम कितना कम जानते हैं। हर एक सवाल का जवाब मिलने पर सैकड़ों नए सवाल खड़े हो जाते हैं। ये वाकई डराने वाला है कि यूनिवर्स के एक वास्ट एक्सपेंस में ऐसे रहस्यमय इलाके मौजूद हैं जो इतने खाली हैं, इतने अजीब हैं कि शायद हम इन्हें पूरी तरह से कभी समझ ही न पाएं। पर यही तो इस ब्रह्मांड को और ज्यादा आकर्षक बनाता है। बूट्स वॉइड का सबसे डरावना पहलू तो ये है कि ये गैलेक्सीज के बनने की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। क्या ये वॉइड हमारे यूनिवर्स की किसी बहुत बड़ी गलती का नतीजा तो नहीं है, या फिर इसके अंदर कुछ ऐसा छिपा है जो हमारी कल्पनाओं से भी ज्यादा डरावना है? मगर क्या आपके जहन में ये सवाल नहीं आया कि आखिर बिग बैंग से पहले क्या था? इस विस्फोट के अंजाम होने से पहले घुप अंधेरों में ढके ब्रह्मांड का क्या हाल था? क्या उस दौर में था महज अंधकार का डेरा, या फिर चमकीले उजालों ने पूरी कायनात को रोशन किया हुआ था? इस सवाल का जवाब दुनिया के सामने आया साल 1980 में, जब 3 थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिसिस्ट एक मंच पर सामने आए। उन्होंने साथ मिलकर बिग बाउंस नाम की एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट की, जिसका ये मानना था कि पूरा ब्रह्मांड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के फिनोमिनन पर काम करता है। यानी कि एक निश्चित वक्त पर ये एक्सपैंड होना शुरू होता है और फिर एक्सपैंड होता ही चला जाता है जब तक ये अपने सैचुरेशन को अचीव ना कर ले। और जब ये फुल्ली एक्सपैंड हो जाता है तो ये प्रोसेस रिवर्स होकर उल्टी पड़ जाती है। जो यूनिवर्स अब तक एक्सपैंड हो रहा था वो उसका ठीक उल्टा कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, यानी कि सिकुड़ने लगता है। जिसका मतलब ये निकलता है कि आज जिस रूप में हम ब्रह्मांड को देख रहे हैं वो इसकी एकमात्र फॉर्म नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी पास्ट में इसके कॉन्ट्रैक्शन और अगेन एक्सपेंशन एक्शन पर बेस्ड फॉर्म्स एग्जिस्ट करती रही होंगी। दैट मीन्स ये एक लूप में फंसा हुआ है
जो बारंबार फैलता और सिकुड़ता रहता है और आफ्टर ऑल हमेशा के लिए अपना अस्तित्व यूं ही कायम रखता है। अब ये हाइपोथेसिस तो दुनिया के सामने आ चुकी थी, मगर अब भी बहुत से ऐसे सवाल थे जिनका जवाब इन 3 महान वैज्ञानिकों को देना था। जैसे कि फिलहाल ये तो एक्सपेंशन मोड में है, मगर जब ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट्स को अचीव कर लेगा तो क्या ये दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा? और अगर वाकई ऐसा हुआ तो फिजिकल यूनिवर्स और टाइम जैसी एंटिटीज पर इसका क्या असर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब पूरी शिद्दत के साथ जानेंगे आज के इस एपिसोड में। मगर इससे पहले कि हम अपने उड़न खटोले पर सवार होकर अनंत ब्रह्मांड की यात्रा पर निकलें, आप हमारे चैनल बिग बैंग टीवी को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि क्या पता कल हो न हो। इस सीक्वेंस में सभी बातों को जानने समझने से पहले आप एक बात की गांठ बांध लीजिए कि अक्रॉस दिस एपिसोड आपके दिमाग को कई चकरा देने वाले कॉन्सेप्ट्स का सामना करना पड़ेगा, जो शायद पहली बार में तो आपको बिल्कुल भी समझ ना आए, बट वील मेक श्योर कि आपके लिए सभी चीजें ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाइड और इजीली अंडरस्टैंडेबल हों। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस पूरी कथा की शुरुआत साल 1980 में हुई थी, जब 3 अलग अलग देशों से आने वाले थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट एकजुट हुए और उन्होंने कुछ बिल्कुल अजीब सा मगर बेहद इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया। अब वैसे तो इसमें ढेर सारे लूप होल्स और पिन पॉइंट्स हैं जहां इस पूरे कॉन्सेप्ट की मशीनरी बॉटल नेक कर सकती है, मगर फिर भी उनमें से सबसे अजीब बात है इस पूरे हाइपोथेसिस में एनर्जी एक्सचेंज का एक अनछुआ पहलू। जाहिर सी बात है, जब यूनिवर्स में इतनी उठापटक होगी तो उसमें से कहीं न कहीं हमारे थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स तो ब्रेक होंगे ही। मगर जस्ट बिकॉज हम इस ब्रह्मांड को अब तक इतना अच्छे से नहीं समझ पाए हैं कि हम इसकी फिजिक्स के हर पहलू से अवगत हों, इसलिए एक नजर में ये गलती तो माफ की जा सकती है, मगर उसके बाद के बाकी शिकवे मानो इस परिकल्पना को आंखें दिखा रहे हों। बट ये बात तो 100 आने सच है कि इस हाइपोथेसिस का मतलब ही है वो मनगढ़ंत बातें जिनमें हमें अतीत के सबूतों के साथ विज्ञान का संगम मिलता है। ऐसे इस एडवेंचर के लिए थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्शन तो चलता है। तो खफा हो चुकी बातों को तो हमने साइडलाइन कर दिया, मगर इसके बारे में और बेहतर जानने से पहले आइए इस परिकल्पना के रचयिताओं से मुलाकात करते हैं। ये जनाब हैं विलियम डी सिटर, जो कि नेदरलैंड से आते हैं। ये एक मैथमेटिशियन, कॉस्मोलॉजिस्ट, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। इनका नाम है कार्ल फ्रेडरिक फैरियर वॉन वाइजेकर, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी टीम के तीसरे मेंबर जॉर्ज गैमो, जो कि एक रशियन अमेरिकन पॉलीमैथ और कॉस्मोलॉजिस्ट के साथ मिलकर इस हाइपोथेसिस को गढ़ा था। इन तीनों वैज्ञानिकों की टीम ने ही मिड सेंचुरी में इस परिकल्पना की नींव रखी थी, जिसने इस दुनिया के सामने आने पर पूरे विज्ञान जगत में भूचाल ला दिया था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अब तक बिग बैंग थ्योरी को काउंटर करती हुई ये सबसे कारगर और मजबूत थ्योरी मालूम पड़ती है। आगे बढ़ने से पहले अगर एक बार क्विकली इस हाइपोथेसिस को रिकैप कर लें तो बिग बाउंस हाइपोथेसिस हमें ये बताती है कि हमारी ब्रह्मांड के जन्म को लेकर सर्वमान्य बिग बैंग थ्योरी वास्तव में एक अधूरा सच है। बेशक उस तरीके से ब्रह्मांड ने जन्म तो लिया है, मगर उससे पहले क्या था और वास्तव में इसके अंत के बाद क्या होगा, इन्हीं सवालों के जवाब हमें ये हाइपोथेसिस मुहैया कराती है। इसके अनुसार यूनिवर्स का लाइफ साइकिल एक लूप में काम करता है, जिसके तहत पहले संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ यानी कि मैटर में एक भीषण विस्फोट से आंतरिक व बाहरी परिवर्तन आते हैं। वो चलायमान बन जाता है और खुले अंतरिक्ष में अरबों खरबों प्रकाश वर्ष का अपना सफर तय करता है। और इस दौरान न केवल बाहर से बल्कि भीतरी हिस्सों में भी बहुत से परिवर्तन होते हैं। कई तारे और आकाशगंगाएं जन्म लेती हैं, वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते हुए फलती फूलती हैं और ऊर्जा का पिटारा खत्म हो जाने पर बेबस होकर सिमट जाती हैं। इस दौरान भीतर से देखने पर जन्म और मरण का ये चक्र जारी दिखता है, मगर ब्रह्मांड का बाहरी स्वरूप एक जैसा ही मालूम पड़ता है और वो भी एक निश्चित गति और दिशा में बढ़ता हुआ। लिहाजा जब स्वयं ब्रह्मांड भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसका बढ़ना समाप्त हो जाता है और अब ये अपने एक्शन के ऑपोजिट जाकर सिकुड़ना शुरू कर देता है। इस दौरान पुनः इसमें ढेरों आंतरिक व बाहरी परिवर्तन आते हैं, मगर फिलहाल के लिए हम इंसान इस रिवर्सल फिनोमिनन से बेखबर हैं, क्योंकि हमें ब्रह्मांड की इस हरकत का जरा भी ज्ञान नहीं है, या फिर यूं कहें कि ये सब हम फिलहाल होते हुए नहीं देख रहे हैं। इसलिए इस विषय पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है, मगर क्योंकि यूनिवर्स का कॉन्ट्रैक्शन भी इस हाइपोथेसिस का हिस्सा है, इसलिए इसे कंसीडर करना भी बेहद अहम है। अब यहाँ आपके जहन में ये ख्याल तो जरूर आया ही होगा कि भला बिग बाउंस हाइपोथेसिस को
बिग बैंग थ्योरी जितनी लोकप्रियता क्यों नहीं मिली? आखिर क्यों इसे यूनिवर्स क्रिएशन के लिए सबसे बेहतर एक्सप्लेनेशन नहीं माना जाता है? वेल, इस सवाल का जवाब मौजूद है इस हाइपोथेसिस के ड्रॉबैक्स में। दरअसल ये थ्योरी हमें बहुत से अनजान साइंटिफिक प्रोस्पेक्ट्स और पॉसिबिलिटीज से तो मिलवाती है जिनसे कि आज तक हम बेखबर थे, मगर इसी के साथ ये हमारे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस के जवाब देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। और इन्हीं में से एक सवाल ये है कि जब पूरा ब्रह्मांड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये किसी इनफाइनेटली स्मॉल पॉइंट पर अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट होने से कैसे बचा लेता है? यह खुद की ही ग्रेविटी से कोलैप्स होकर खुद को क्यों तबाह नहीं कर लेता? या फिर भला क्यों ब्रह्मांड सिकुड़ते सिकुड़ते एक बिंदु जितने हिस्से तक नहीं आ पहुंचता? हालांकि शुरुआती कई सालों तक ये सवाल ज्यों के त्यों बने रहे, मगर रिसेंटली इन्हें एक्सप्लेन करते हुए दो रिसर्चर्स सामने आए हैं जिन्होंने अपनी खोज में ये पाया कि ब्रह्मांड के अस्तित्व के पीछे बिग बाउंस का हाथ हो सकता है। मगर ये हमारी फिलहाल की समझ से कुछ अलग है। दरअसल इस रिसर्च का यह मानना है कि इस ब्रह्मांड का जन्म ना ही किसी विस्फोट से हुआ है जैसा कि बिग बैंग में बताया जाता है, और ना ही ये सब कुछ खत्म बिग क्रंच नाम के विस्फोट से होगा, बल्कि इस कायनात की तामीर के पीछे एक पूरी तरह से डिफरेंट और यूनिक फिजिक्स काम करती है। इस तबके के वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जन्म के वक्त पूरे यूनिवर्स पर क्वांटम फिजिक्स के नियम राज किया करते थे। इन्हीं क्वांटम फिजिक्स के नियमों की बदौलत एटम्स के भीतर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन्स का अस्तित्व कायम रहा। कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करने के बावजूद भी उन्होंने एनर्जी रेडिएट नहीं की और ये सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ। आमतौर पर जब हम कॉस्मोलॉजी जैसे मैसिव टॉपिक्स पर बात करते हैं तो यहाँ बॉडीज को फिजिकल लॉज के इशारे पर नचाती हैं, मगर जब हमारा विजन बेहद मैग्नीफाई होकर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के स्तर पर जा पहुँचता है तो वहाँ क्वांटम लॉज ही काम करते हैं। हालांकि इस नई रिसर्च ने ये रुख मोड़कर कन्फॉर्मल सिमेट्री के सिद्धांत की ओर कर दिया है, जिसका ये मानना है कि यूनिवर्स में मौजूद सभी चीजों पर एक ही तरह के लॉज अप्लाई होते हैं। अब चाहे वो चीजें कितने ही मैसिव स्केल पर आ जाएं या फिर वो क्वांटम फैक्टर्स में ही एग्जिस्ट क्यों न करती हों, मगर उन पर लगने वाले नियमों का ब्यौरा एक सा ही होगा। इस रिसर्च ने हमें ये बताया कि यूनिवर्स के शुरुआती दिनों में जब यूनिवर्स का कॉन्ट्रैक्शन पीरियड खत्म होने को था, तभी क्वांटम मैकेनिक्स के नियम पावर में आ गए, जिन्होंने इस कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्स के हर एक एटम को कोलैप्स होने से बचा लिया। एज अ रिजल्ट ये हुआ कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु पर सिमटने से बच गया और साथ ही लूप दोबारा से एक्सपेंशन की ओर उलट गया। और शायद एक्सपेंशन के इसी फेज को हम फिलहाल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसे हमने अपनी आधी अधूरी समझ के साथ बिग बैंग का नाम दिया है। हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि यहाँ हर पल कोई न कोई इवेंट होता रहता है। इसके किसी एक कोने में अगर कोई तारा जन्म लेता है तो वहीं कोई तारा अपने अंत के नजदीक होता है। लाइट और मैटर ब्लैक होल में ट्रैप हो जाते हैं। कहीं ग्रहों का टकराव होता है तो कहीं तारों का, और कहीं पर होते हैं इस यूनिवर्स के सबसे भयंकर कॉस्मिक कोलिजन्स, जिन्हें हम यहाँ धरती पर भी देख पाते हैं। ये बात है 17 अगस्त सन 2017 की। हमारी पृथ्वी पर मौजूद करीब 70 टेलीस्कोप्स लगातार अंतरिक्ष को देख रहे थे और वो गवाह बने करीब 70 मिलियन लाइट ईयर्स दूर हुए दो डेड स्टार्स के बीच एक मैसिव कॉस्मिक कोलिजन के। टेलीस्कोप्स ने स्पेक्ट्रम पर हर एक वेवलेंथ को देखा, मानो जैसे कोई कॉस्मिक रेनबो दिखाई दे रहा था। रेडियो वेव से लेकर विजिबल लाइट और यहाँ तक कि हाई एनर्जी गामा रेज तक हर तरह के सिग्नल हमें उस कोलिजन से मिल रहे थे। अब क्योंकि ये टक्कर दो अल्ट्रा डेंस न्यूट्रॉन स्टार्स के बीच हुई थी, इनमें से निकला मलबा तेज चमक के साथ कई दिनों, हफ्तों और इवन महीनों तक ग्लो करता रहा। कुछ टेलीस्कोप्स ने उस मलबे में गोल्ड, प्लेटिनम और यूरेनियम जैसी बड़ी ही रेयर धातुओं को डिटेक्ट किया, जिनसे ये पता चलता है कि ये हैवी एलिमेंट्स ब्रह्मांड की इन बड़ी भट्टियों में ही बनते हैं और कॉस्मिक कोलिजन्स ही एकमात्र रास्ता है जहां से ये एलिमेंट्स हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जैसे कि पृथ्वी और हमारे ग्रहों तक आ पाते हैं। कॉस्मोस में चल रहे ये टकराव ही हमारे ब्रह्मांड को चलायमान रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम उस इवेंट को देख पाए, पर यह कहानी का अंत नहीं है। उस दिन 3 डिटेक्टर्स पृथ्वी पर एक्टिवली एस्ट्रोनॉमिकल डेटा गैदर कर रहे थे। इनमें से 2 लाइगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी और एक डिटेक्टर यूरोप के विर्गो से था। दरअसल ये तीनों ही ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर रहे थे,
ग्रेविटेशनल वेव्स सिंपल भाषा में समझें तो स्पेस टाइम में होने वाले कंपन को कहा जाता है। ये लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करती हैं। जैसे ही दो न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल्स या कोई भी मैसिव सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे को स्पाइरल करती हुई एक दूसरे के पास आती हैं, तो उनके बीच का स्पेस ट्विस्ट होने लग जाता है, जिससे ग्रेविटेशनल वेव्स बनती हैं। अब जैसे ही 17 अगस्त को लाइगो विर्गो ग्रेविटेशनल वेव नेटवर्क ने ग्रेविटेशनल वेव्स को महसूस किया, उसने तुरंत ही दुनिया भर के टेलीस्कोप्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया। इसके बाद वो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकरा कर एक्सप्लोड हो गए और उसी धमाके को बाद में टेलीस्कोप्स ने ऑब्जर्व किया था। यानी धमाके से जस्ट पहले हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। सही में अगर ये डिटेक्टर्स ना होते तो 17 अगस्त का वो दिन भी किसी नॉर्मल दिन की ही तरह निकल जाता। हालांकि 17 अगस्त का ये केस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लाइगो विर्गो नेटवर्क ने एक न्यूट्रॉन स्टार मर्जर को डिटेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर हमारे टेलीस्कोप्स को उस इवेंट को ट्रैक करने में करीब 11 घंटे लग गए। उसकी भी बात आगे करेंगे। स्पेस में कुछ मर्जर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम ऑप्टिकल टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। बाइनरी ब्लैक होल्स के मर्जर के केस में कुछ ऐसा ही होता है। सन 2019 का केस भी कुछ ऐसा ही था, जहां पर डिटेक्टर्स ने तो वार्निंग दी थी, पर हमारे टेलीस्कोप्स उस कोलिजन को डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। इसके अलावा स्पेस में कोलिजन्स चलते ही रहते हैं, लेकिन हम उन्हें समय रहते देख नहीं पाते और समय हाथ से फिसलता ही जा रहा है। इन मर्जर्स को स्टडी करके हम यूनिवर्स के अनेकों रहस्यों को सुलझा सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उन इवेंट्स को समय से पहले डिटेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पर जो हमारी रेस लगी है वो खुद समय के विरुद्ध है, पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं एक ऐसे सिस्टम पर, एक ऐसे अर्ली वार्निंग सॉफ्टवेयर पर जो एस्ट्रोनॉमर्स को न्यूट्रॉन स्टार के मर्जर से कुछ सेकंड पहले या फिर कुछ मिनट पहले ही अलर्ट कर देगा। लाइगो विर्गो नेटवर्क में 3 ग्रेविटेशनल डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, जो संभावनाओं के आधार पर ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करके स्पेस में इवेंट्स की एक रफ लोकेशन को पिन पॉइंट करते हैं। अलर्ट मिलने के बाद ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स और इवन स्पेस टेलीस्कोप्स उस कोलिजन की एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट गैलेक्सी का पता लगाते हैं जहां ये इवेंट हो सकता है, और इवन हम कम से कम कोलिजन होने से पहले उसे देखने के लिए अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ रेडी रखते हैं। अब 17 अगस्त का जो इवेंट था, जिसे GW 170817 कहा गया, उसकी एग्जैक्ट वार्निंग तो हमारे पास थी, पर जो लाइट बेस्ड टेलीस्कोप्स थे या ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स, वो उस ग्रेविटेशनल वेव के सोर्स को 9 घंटे के बाद ढूंढना स्टार्ट करते हैं। लाइगो विर्गो नेटवर्क ने भी जो अलर्ट इशू किया था वो कोलिजन के करीब 40 मिनट बाद किया था। इसके बाद लगभग 4 घंटे लगे उस इवेंट की रफ लोकेशन को आउटलाइन करने में। कोलिजन को हुए 4.5 घंटे हो चुके थे, पर जब तक हमने इवेंट की रफ लोकेशन को आउटलाइन किया, आसमान का वो हिस्सा होराइजन के नीचे जा चुका था। साउदर्न रीजन के जो भी टेलीस्कोप्स थे वो उनकी रेंज से पूरी तरह से बाहर जा चुका था। वो अंतरिक्ष के उस भाग को अब देख ही नहीं पा रहे थे। मजबूरन वैज्ञानिकों को 5.5 घंटे का इंतजार करना पड़ा और इवेंट के 9 घंटे गुजरने के बाद टेलीस्कोप्स अपनी खोजबीन में लग पाए। न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन के 11 घंटे बाद कहीं जाकर हमारे कई ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स ने उस ग्रेविटेशनल वेव के सोर्स को पिन डाउन किया और आखिरकार हमें पता चला कि ये कोलिजन हमसे 130 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक गैलेक्सी NGC 4993 में हुआ है। आखिरकार सोर्स का पता हमने लगा लिया था, सक्सेस तो हमारे पास थी, लेकिन 11 घंटे की जो मिसिंग स्टोरी हम नहीं देख पाए वो हमारा सबसे बड़ा फेलियर था। और हमारे लिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि हम इन 11 घंटों को पहले तो 0 पर लेकर आएं। ऐसे किसी भी इवेंट से पहले ही हम और हमारे टेलीस्कोप्स को पता हो तो वो कामयाबी हम तलाश रहे हैं। लाइगो विर्गो नेटवर्क दोबारा से शुरू हो चुका है। इसमें बहुत सारे अपडेट्स किए गए हैं, जैसे कि ये ग्रेविटेशनल वेव्स के नॉइजी सिग्नल्स से आ रहे उन सिग्नल्स की पहचान करेगा जिनको हम जानते हैं, जो हमारे डेटाबेस में मौजूद हैं, जो अलग अलग इवेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि ब्लैक होल कोलिजन्स, न्यूट्रॉन स्टार मर्जर्स। अगर हमें हल्का सा भी मैच मिलता है तो अर्ली वार्निंग सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर हम अपने डेटाबेस को यूज करेंगे तो हमें ज्यादा वेव फॉर्म्स की जरूरत नहीं पड़ेगी एक रिजल्ट तक पहुंचने के लिए।
डेटाबेस के कंपैरिजन से हमें पता लग जाएगा कि ये वेव्स आखिर किस इवेंट की ओर इशारा कर रही हैं। जब न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं तो वो किसी आइस डांसर्स के जोड़े की तरह होते हैं। जैसे जैसे वो नजदीक आते हैं वो और तेज ऑर्बिट करने लगते हैं। इसी वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती चली जाती है। ब्लैक होल्स के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन स्टार्स के बीच ये डांस ज्यादा समय तक चलता है। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि ये ग्रेविटेशनल वेव्स आखिर कैसे बन रही हैं। 17 अगस्त को हुए केस को स्टडी करके ये पता चला कि न्यूट्रॉन स्टार्स में कोलिजन से पहले ये डांस करीब 6 मिनट तक चला था और फाइनली वो दोनों कोलाइड हो गए। अर्ली वार्निंग सिस्टम में इसी लाइट डांस के वेवफॉर्म को रेफरेंस के तौर पर रखा गया है। इसके अलावा भी कई लास्ट डांस स्निपेट्स ऐड की गई हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस तरह से वो कोलिजन के 1 मिनट पहले ही काफी चीजें प्रेडिक्ट करके अलर्ट भेज पाएंगे और जितने कोलिजन्स को ये स्टडी करते जाएंगे ये सिस्टम उतना ही एडवांस और फेल प्रूफ होता जाएगा। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए 1 मिनट बहुत टाइम होता है। वो 1 मिनट में अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को फोकस कर सकते हैं एक लोकेशन पर। इन मर्जर्स में गामा रेज, एक्स रेज और रेडियो वेव्स, इसके अलावा भी कई तरह की वेवलेंथ्स स्पेस में बिखर जाती हैं। एक थियरी है कि न्यूट्रॉन स्टार मर्जर के समय और कुछ मॉडल्स में मर्जर के पहले एक ताकतवर रेडियो फ्लैश निकलती है। इन सब चीजों को कंफर्म करने के लिए हम तैयार हैं। अगर हमारा ये मॉडल काम करता है तो हम ये जान पाएंगे कि इन कोलिजन्स के आसपास के एनवायरनमेंट पर इमीडिएट इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये इवेंट्स कितने डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। रेडियो फ्लैश हमें हेल्प कर सकती है मर्जर लोकेशन को एग्जैक्ट पिन डाउन करने में। बेशक इसके लिए हमें एडवांस टेलीस्कोप्स चाहिए होंगे, जैसे कि ओवेंस वैली रेडियो ऑब्जर्वेटरी, लॉन्ग वेवलेंथ एरे यानी कि ऑर्वो LWA और काल्टेक का फ्यूचर 2000 एंटीना डीप सिनॉप्टिक एरे यानी DSA 2000। ये एडवांस टेलीस्कोप्स आने वाले समय में हमारे काम आएंगे और शायद तब हम ब्रह्मांड में किसी चीज को पहले प्रेडिक्ट कर पाएं। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले वैज्ञानिक इस सॉफ्टवेयर के एल्गोरिदम के उस हिस्से के बारे में भी बताते हैं कि ये आसमान के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग स्टडी करके ये भी पता लगा सकता है कि किस रीजन में ऐसे मर्जर्स देखने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो कहानी के जिस हिस्से को हम हमेशा मिस कर देते थे, अब उसे जानने का समय आ गया है। और जब पहेली के गुम हुए हिस्से मिल जाते हैं तो पहेली पूरी होने लगती है। कल्पना कीजिए कि आप एक अनंत यात्रा पर निकले हैं। पैरों तले धरती की मिट्टी, सिर पर नीला आसमान और सामने अनगिनत रास्ते जो आपको कहीं न कहीं ले जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर आप कभी न रुकें? क्या होगा अगर आप लगातार चलते रहें, महाद्वीपों को पार करते हुए, समुद्रों के किनारों को छूते हुए, सिर्फ एक सवाल की तलाश में, आखिर धरती का अंत कहां पर है? क्या वहां कोई दीवार है या कोई खाई जो आपको रोक देगी, या फिर आपकी ये यात्रा कभी खत्म ही नहीं होगी? हमारे लिए तो ये सवाल कल्पना मात्र है, लेकिन ये सवाल केवल एक यात्री का सवाल या हमारी कल्पना नहीं है, बल्कि हर उस इंसान का सवाल है जो इस नीले ग्रह की सीमाओं को टटोलना चाहता है। और आज हम एक ऐसी ही रहस्यमय यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां धरती के किनारों को छूते हुए हम पाएंगे कि अंत तो बस एक भ्रम है, लेकिन उसके पीछे का रहस्य अनंत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। धरती एक गोलाकार ग्रह है, एक विशाल गोला जो अंतरिक्ष में घूमता रहता है। अगर आप पैरों से चलकर या गाड़ी से धरती पर यात्रा करने निकलेंगे तो सैद्धांतिक रूप से इसका कोई अंत नहीं है। बेशक आप चलते चलते इसके नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आ जाएंगे या फिर इसके इक्वेटर पर ही गोल गोल घूमते रहेंगे और अंत में वापस उसी पॉइंट पर आ जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो धरती की सतह पर ऐसी कई जगह हैं जो हमें धरती का अंत होने का आभास देती हैं। ऐसा लगता है मानो आगे सब कुछ खत्म हो चुका है। आपका रास्ता अनंतता के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां या समुद्र के किनारे जहां जमीन मानो खत्म सी हो जाती है। नासा के अनुसार धरती की सतह का 71% भाग पानी से ढका हुआ है। इसीलिए महाद्वीपों के किनारे पर पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे मानो दुनिया वहां पर थम सी गई हो।
लेकिन ये अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। फिर भी हम इंसानों की कल्पनाओं ने कुछ जगहों को धरती के अंत का खिताब दिया है। ये जगहें भौगोलिक रूप से धरती के छोर पर हैं, जहां सड़कें या रास्ते एकाएक खत्म हो जाते हैं, और ये जगहें वाकई में हमें एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास दिलाती हैं। उत्तर में मौजूद है एक ऐसी सड़क जो आपको एक ऐसी ही दुनिया में ले जाएगी। अगर आप उत्तरी दिशा में चलना शुरू करें, मान लीजिए कि आप नॉर्वे के बर्फीले इलाकों में हैं, सड़कें संकरी हैं, आसपास अंधेरा पसरा हुआ है। अंटार्कटिका में सर्दियों का मौसम, जहां हवा इतनी ठंडी है कि सांसें तक थम जाती हैं। चलते चलते आप अंत में पहुंचेंगे एक ऐसी सड़क पर जो यूरोप की सबसे उत्तरी सड़क है। ये है हाईवे E69। ये 129 किलोमीटर लंबी सड़क ऑल्डरफ्योर्ड से शुरू होकर नॉर्ड कैप तक जाती है। BBC के अनुसार ये दुनिया का सबसे उत्तरी हाईवे है, जहां पहुंचकर लगता है जैसे धरती का अंत हो गया हो। सड़क पर 5 सुरंगें हैं जो पहाड़ों को चीरती हुई निकलती हैं, और अंत में आता है एक गोल्डन ग्लोब का स्मारक जो कहता है यूरोप का अंत। लेकिन क्या वाकई ये अंत है? नहीं। नॉर्ड कैप 71 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मौजूद है, और यहाँ से बारेंट्स सागर दिखता है जो आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। नासा की इमेजरी से पता चलता है कि यहाँ बर्फीली चट्टानें समुद्रों में उतरती हैं, लेकिन इससे आगे उत्तर की ओर ग्रीनलैंड और आइसलैंड भी मौजूद है। लेकिन फिर भी सर्दियों में मिडनाइट सन या ध्रुवीय रात्रि के कारण ये जगह मानो जादुई सी लगने लगती है। हाईवे पर चलते हुए वेलोसिटी कम रखनी पड़ती है क्योंकि यहाँ हवाएं बहुत तेज बहती हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के अध्ययन के लिए कई स्टेशंस लगाए हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव के करीब होने पर कंपास यहाँ अजीब बिहेव करने लगता है। उसके अध्ययन के लिए यहाँ पर कई स्टेशंस लगाए गए हैं। हाईवे E69 पर यात्रा करना एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। कल्पना कीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, बगल में अरोरा बोरेलिस नाच रहे हैं। दिन का हाल कुछ यूं है कि महीनों तक रात ही रहेगी, और दूर देखो तो अनंत समुद्र की विशालता के आगे सब कुछ छोटा नजर आता है। लेकिन अंत में पहुंचकर आपको एहसास होता है कि ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। आगे अगर नाव से जाएं तो अंटार्कटिका की एक नई दुनिया खुलती है। ये जगह अक्सर लोगों को आकर्षित करती है क्योंकि यहाँ ऐसा लगता है जैसे मानो धरती खत्म सी हो गई हो। अब चाहे ये वास्तव में धरती का अंतिम छोर न हो, लेकिन हाईवे E69 हमें धरती की सीमाओं का एहसास जरूर दिलाता है। ऐसे ही दक्षिण में अमेरिका के टिप पर अर्जेंटीना में बसा उशियाया शहर, ये दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर है, 54 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है मानो हम धरती के अंतिम छोर पर खड़े हों। शहर का साइन बोर्ड कहता है फिन डेल मुंडो, यानी दुनिया का अंत। उशुआया असल में टिएरा डेल फ्यूंगो प्रांत की राजधानी है, जहां से अंटार्कटिका की यात्रा शुरू होती है। यहाँ जंगल, हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ और बीगल चैनल हैं जो समुद्र को अलग करता है। उशुआया में अगर आप चलते रहें तो सड़कें समुद्र तट पर जाकर थम जाती हैं। यहाँ से मैगेलन स्ट्रेट दिखता है, जहाँ लहरें इतनी तेज हैं कि लगता है जैसे धरती पानी में ही डूब गई हो। नासा के सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि यहाँ धरती की प्लाज्मा एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के करीब ओजोन लेयर काफी पतला है। इस शहर में एक ट्रेन है, एंड ऑफ द वर्ल्ड ट्रेन, जो जंगल से होकर गुजरती है और आपको अंत तक लेकर जाती है। लेकिन वास्तव में ये अंत नहीं बल्कि इसके आगे अंटार्कटिका है, जहाँ बर्फ की चादरें अनंत क्षितिज तक फैली हुई हैं। यहाँ पर भी वैज्ञानिक क्लाइमेट चेंज का अध्ययन करते हैं, क्योंकि दक्षिणी महासागर ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करता है। ये जगहें हमें अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर झांकने को मजबूर करती हैं। हाईवे E69 के विपरीत यहाँ का मौसम गर्मी और ठंड का मिश्रण है, लेकिन दोनों ही जगहें धरती के अंत का भ्रम पैदा करती हैं। चलिए अब हम ऊपर की ओर धरती के अंत को नापते हैं। बेशक इसके लिए पैरों से चलना तो मुमकिन नहीं है, बल्कि हमें उड़ान भरनी होगी। आखिर धरती का ऊपरी अंत कहाँ है? क्या वो वायुमंडल है? नासा और ESA के अनुसार धरती का वायुमंडल कई परतों में बटा है: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर।
सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फियर, जहां हम सांस लेते हैं, ऊंचाई करीब 10 से 15 किलोमीटर तक। फिर स्ट्रेटोस्फियर, जहां ओजोन लेयर है जो स्पेस से आने वाले खतरनाक यूवी रेडिएशन को रोकता है। लेकिन असली अंत कारमेन लाइन है, जो धरती की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक अंतरराष्ट्रीय मानक है। यहाँ वायुमंडल इतना पतला हो जाता है कि हवाई जहाज तक नहीं उड़ सकते। ऑर्बिट में रहने के लिए वेलोसिटी 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। फेडरेशन एरोनॉटिके इंटरनेशनल के अनुसार ये स्पेस की शुरुआत है और यहाँ पर आप मान सकते हैं कि हमारी धरती का अंत होता है। लेकिन ये अंत ऐसा है जिसे आप अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। दरअसल ये कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है जिसे आप निहार सको। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो पहले आपको बादल दिखाई देंगे, फिर नीला आसमान गहरा काला और अनंत होता चला जाएगा। धरती के इस अंत के आगे वैक्यूम ऑफ स्पेस है, जहां सैटेलाइट्स ऑर्बिट करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इस ऊंचाई से ऊपर ही घूमता है। धरती के वायुमंडल का अंत धरती को अंतरिक्ष से बचाता है। लेकिन कितना बड़ा संयोग है ना कि असल में जिसे हम धरती का अंत मानते हैं उसे हम देख नहीं सकते, और धरती पर रहते हुए जो हमें धरती के छोर दिखाई देते हैं असल में वो बस हमारा भ्रम है। लेकिन धरती का वास्तविक अंत अंतरिक्ष में है। वहीं अगर हम सौरमंडल की बात करें तो हीलियोस्फीयर, जो सूरज की गर्म हवा से घिरा एक बड़ा सा बबल है, उसे हम सौरमंडल के अंत की तरह देखते हैं। वॉयेजर 1 ने सन 2012 में इसे पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया था। तो ये था हमारे सौरमंडल का अंत। लेकिन इसको लेकर भी बहुत सी अलग अलग राय मौजूद हैं। लेकिन धरती के लिए वैसे तो हम कारमेन लाइन को ही पृथ्वी का अंतिम छोर मानते हैं, क्योंकि इसके बाद अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। लेकिन ये हमारा माना हुआ फैसला है। अगर हम धरती के वातावरण की बात करें तो कारमेन लाइन के बाद भी धरती का वातावरण खत्म नहीं होता। इसका असली छोर इसकी सतह से ऊपर एक्सोस्फीयर है, जो करीब इसकी सतह से 10,000 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। लेकिन ये बहुत पतला है। इसके आगे मैग्नेटोस्फीयर है, जो सोलर विंड्स को रोकता है। अगर हम और ऊपर जाएं तो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स हैं, जहां चार्ज्ड पार्टिकल्स फंसे हुए हैं, और फिर अंतरिक्ष का वैक्यूम। लेकिन इसके बाद भी देखा जाए तो धरती कभी समाप्त नहीं होती। इसकी ग्रेविटी दूर तक हमें बांधे रखती है। भविष्य में अगर हम मंगल ग्रह पर जाएंगे तो दूर से दिखाई देती पृथ्वी एक बिंदु के रूप में दिखाई देगी। लेकिन वहां पर भी विज्ञान हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी को फील कर सकता है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असल में इसका अंत कहाँ है। शायद इसका अंत हमारी कल्पनाओं में है। दोस्तों, आपके इस पर क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।